Hello everyone. Today we are going to explore one of the most dramatic and psychological poem in English literature, My Last Touches by Robert Browning. This poem hides a dark story behind a portrait, a duke, a duchess, and a chilling confession of power, pride, and jealousy. First of all, we are talking about the poet of the poem, Robert Browning, born on 1812. He belonged to Victorian age, known for mastering the form of dramatic monologue. He was inspired by Byron and Shelley. Now we are talking about the poem. This poem is a dramatic monologue and published in 1842, contains 56 lines. Now we are talking about the summary of the poem. The scene of the meeting between the Duke and the ambassador in drawing room of the Duke. The Duke, who is a widower, is negotiating marriage with a court's daughter. The Duke's previous wife is dead. The courts invoke come the Duke with a fresh proposal of marriage. The Duke takes him to his art gallery where there is a portrait of the Duke's previous wife. आपके सामने एक सीन प्रेजेंट किया जा रहा है जो कुछ ऐसा है जिसमें ड्यूक और एम्बेसडर एक ड्राइंग रूम में खड़े हैं और वहाँ पे ड्यूक उनको एक पोर्ट्रेट दिखाता है। वो पोर्ट्रेट उनकी प्रीवियस वाइफ का है जिनकी अभी डेथ हो चुकी है, और जो ये एम्बेसडर है इनके लिए मैरिज का प्रपोजल लेके आए हैं। द ड्यूक रिमूव्स द कर्टेन एंड शोज हिम द पोर्ट्रेट ऑफ हिज लास्ट टचेज। द ड्यूक टेल्स that a wonderful painting done by the painter फरा पेंडोल। डचेज है वो वाइफ के लिए यूज़ किया जाता है। जो ड्यूक है उसने पोर्ट्रेट के सामने से जो कर्टेन है उनको हटाया और जो एम्बेसडर थे उनको वो पोर्ट्रेट शो की। ड्यूक ने उनको बताया कि इस पेंटिंग को बनाया है फरा पेंडोल्फ ने, वो इसके पेंटर है। The picture of the Duchess is so beautifully painted that the speaker says it seems that she is standing here alive in front of him. जो डचेज है वो बोलता है कि ये पेंटिंग है, ये बहुत ब्यूटीफुली पेंट की गई है और ऐसा लग रहा है जैसे डचेज खड़ी हुई है। He says that Farah Pandolf worked hard and it took him an entire day to complete it and give it a realistic effect. वो बोलता है कि फरा पेंडोल्फ ने इसको बनाने में पूरा एक दिन लगाया था और इसको एक रियलिस्टिक इफेक्ट दिया। द ड्यूक देन इनवाइट्स द लिसनर टू सिट डाउन एंड फोकस ऑन द ब्यूटी ऑफ द पेंटिंग। ड्यूक फिर जो एम्बेसडर था, जो लोग थे, उनको बैठने के लिए बोलता है और इस पेंटिंग पे फोकस करने के लिए बोलता है। ही आस्क हिम टू एग्जामाइन द पेंटिंग एंड एडमायर इट्स आर्ट। वो बोलता है कि आप इस पेंटिंग को देखिए और इसकी आर्ट की एडमायर कीजिए कि कैसे ये इतनी रियलिस्टिक लग रही है। लग रहा है कि वो अलाइव है, वो खड़ी हुई है। The people or the stranger who sees this painting also want to question how the painter portrayed so much depth and passion on the face of the Duchess and gave her expression that look absolutely real. और जो फरा पेंडोल्फ था उसने ऐसी पेंटिंग बनाई थी कि उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन दिख रहा था कि ये एक्सप्रेशन दे रही है। तो जो उस पेंटिंग को जो देख रहे थे जो लोग, वो सोच रहे थे कोई ऐसी पेंटिंग कैसे बना सकता है। यू कैन सी दिस पेंटिंग और शो इट टू एनीवन एल्स इफ़ ही वांट्स। और ड्यूक बोलता है कि ये पेंटिंग वो उसी को दिखाता है जिसको वो दिखाना चाहता है। द ड्यूक कीप्स ऑन एड्रेसिंग silent listener and this time he calls him sir and explain the expression of the duchess is the painting and tells the listener that the smile and the blush that he can see on her cheeks smile were not because of her husband's presence। ड्यूक फिर उन लोगों को बताता है कि डचेस के चेहरे पे जो स्माइल है ये उसकी
प्रेजेंस के लिए नहीं है कि मैं उसके सामने खड़ा हूँ या मैं उसके साथ हूँ इसलिए वो खुश नहीं है। द डचेस वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज द ड्यूक वॉज अराउंड। डचेस इसलिए खुश नहीं है कि मैं उसके आसपास हूँ। द ड्यूक स्टार्ट आर गैसिंग द रीज़न बिहाइंड द डचेस हैप्पीनेस। फिर जो ड्यूक होता है वो उसकी स्माइल के पीछे का जो रीज़न है उसे गैस करने लगता है। ही सजेस्ट दैट मे बी सी स्माइल बिकॉज फराह पेंडोल्फ प्रेज्ड हर ब्यूटी। वो बोलता है कि शायद वो इस पेंटिंग में इसलिए स्माइल कर रही है क्योंकि फराह पेंडोल्फ उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, उसकी ब्यूटी को प्रेज्ड कर रहे हैं। ही सेज दैट एक्सप्लेन्स that nature of his late duchess to the listener. He says that the duchess had a gentle heart. She liked and praised everything that she looked at. In short, it was very easy for everyone to make her happy or to impress her with anything. In these lines, the Duke is not praising the duchess but he is criticizing her. ड्यूक बोलता है कि डचेस को कोई भी हैप्पी कर सकता है, उसको कोई भी इम्प्रेस कर सकता है। वो सब कुछ देख के बहुत जल्दी ही खुश हो जाती है, सबसे बहुत जल्दी ही इम्प्रेस हो जाती है, वो इतनी काइंड हार्टेड है। लेकिन जो ड्यूक है यहाँ पे वो डचेस की तारीफ़ नहीं करता है, उसको क्रिटिसाइज़ करता है इनडायरेक्टली। सी यूज्ड टू स्माइल और thanked him for the present, but she became equally happy on trivial things like watching the sun setting in the west, the branch of cherries the some random fools brings for her from। जो डचेज है वो नॉर्मल थिंग से भी हैप्पी हो जाती है। वो सन को उगता हुआ देख कर, उसको ढलता हुआ देख कर, डालियों को देख कर भी बहुत खुश हो जाती है और वो हर छोटी से छोटी चीज़ को उतना ही प्रेज़्ड करती है जितनी किसी बड़ी चीज़ को। वो सबको इक्वल मानती है, उसके लिए कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। और वो ड्यूक से भी ऐसे ही बात करती है जैसे ड्यूक कोई साधारण व्यक्ति हो। जैसे वो साधारण लोगों से बात करती है वैसे वो ड्यूक से बात करना पसंद करती है। तभी ड्यूक उसको क्रिटिसाइज़ करता है। ड्यूक ड्यूक का मानना है कि जो डचेज़ है वो सिर्फ उसी को प्रेज़ करे, उसी के बारे में बात करे। लेकिन जो डचेस थी वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थी, वो सबको इक्वली मानती थी, उसके लिए सब बराबर थे और वो सबको इतना ही प्रेज़ करती थी जितना अपने हस्बैंड को करती थी। Now it is clear that the Duke wanted his Duchess to pay special attention to him, but she treated him equally and always respond to him just as she used to respond to any other common person or thing। जो ड्यूक है वो चाहता था कि इसको स्पेशल अटेंशन मिले डचेस से, पर वो सबको इक्वली ही ट्रीट करती थी जैसे किसी कॉमन पर्सन या किसी कॉमन थिंग को करे। लेकिन जो ड्यूक था उसको ये पसंद नहीं था और लास्ट डचेस में यही बताया गया है कि कैसे वो इससे जेलस होता है। अब हम ड्रामेटिक मोनोलॉग के फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक स्पीकर होता है जो अपनी बात बोलता है और एक लिसनर होता है। लिसनर जो होता है वो एक साइलेंट होता है, जैसे इसके अंदर एम्बेसडर है। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग के हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। फर्स्ट है द फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव। इसके अंदर हमें ड्यूक का ही पर्सपेक्टिव दिखाई देता है कि वो क्या सोचता है, उसकी थॉट प्रोसेसिंग क्या है, वो क्या फील करता है डचेस के बारे में। और हमें एम्बेसडर के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है कि वो क्या रेस्पॉन्स देना चाह रहा है ड्यूक की बातों का। इसका सेकंड फीचर है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है साइलेंट ऑडियंस। हमें इसके अंदर साइलेंट ऑडियंस के रूप में एम्बेसडर देखने को मिलता है जो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं करता है ड्यूक की बात का, बस वो एक शादी का प्रपोजल लेके आया है। एब्स्ट्रैक्ट बिगनिंग ऑफ द पोइम, ये इसका थर्ड फीचर है। एब्स्ट्रैक्ट बिगनिंग क्या होती है कि जो भी पोइम होती है उसकी मिड से उसकी क्या होती है, स्टार्टिंग होती है। पोइम
शुरू से शुरू नहीं होती है कि आप किसी चीज़ को स्टार्टिंग से बताते हो, ये मिड से स्टार्ट होती है। पोइम में सस्पेंस बना रहता है, ये होती है एब्स्ट्रैक्ट बिगनिंग। इसका फोर्थ फीचर है स्लो रिवील ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर, जो भी इसके अंदर कैरेक्टर होता है उसके बारे में हमें स्लोली पता चलता है। जैसे ड्यूक है, वो पोइम की स्टार्टिंग में हमें बहुत अच्छा लग रहा है, वो अपनी वाइफ के बारे में बात कर रहा है, वो अपनी वाइफ की पेंटिंग दिखा रहा है एम्बेसडर को, पर इन द एंड हमें पोइम में पता चलता है कि वो जेलस होता है डचेस से, क्योंकि वो उसको इतना अटेंशन नहीं देती है। ठीक है। और अब इसका फिफ्थ पॉइंट है साइकोलॉजिकल ड्रामेटिक मोनोलॉग। साइकोलॉजिकल कैसे हुआ कि इसके अंदर हमें ड्यूक के बारे में, ड्यूक और डचेस के बारे में पता चलता है कि वो कैसे फील करते हैं, वो क्या सोचते हैं। हमें ड्यूक के बारे में पूरा पता चलता है कि वो कैसे जेलस है, पजेसिव हस्बैंड है, ग्रीडी ब्राइडग्रूम पर्सन है। अब हम पोइम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। जो ये पोइम है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, और इस पोइम में 5 सेक्शन है। 5 सेक्शन में डिवाइड की गई है, और ये पोइम आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द थीम ऑफ द पोइम। फर्स्ट थीम इज़ आर्ट एंड इन्फ्लुएंस। हमें इस पोइम में आर्ट के बारे में देखने को मिलता है कि जो फरा पेंडोल्फ है, उन्होंने जो पेंटिंग बनाई है वो कितनी रियलिस्टिक दिखाई दे रही है, और कितनी अच्छी उन्होंने पेंटिंग बनाई है। और जो ड्यूक है उसके द्वारा इसकी बहुत तारीफ़ भी की जा रही है। इसकी सेकंड थीम है द रोल ऑफ वीमेन इन सोसाइटी एंड रिलेशनशिप। हमें पता चलता है कि उस टाइम जो वीमेंस है उनका सोसाइटी में क्या रोल था, और उनकी रिलेशनशिप में उनकी क्या सिचुएशन थी। इसकी थर्ड थीम है कंट्रोल ओवर ए पार्टनर एंड डोमिनियंस इन ए रिलेशनशिप। हमें पता चलता है कि उस टाइम में जो पार्टनर था वो ही सुपीरियर होता था, जो वीमेंस होती थी वो अपने पार्टनर की ही बात मानती थी। इसकी फोर्थ जो थीम है वो है ओनरशिप, पावर, क्रूएलिटी, ग्रीडी एंड जेलेसी। ड्यूक डचेस से जेलस होता था कि उसको वो अटेंशन नहीं देती है, सबको अटेंशन देती है। वो तो उसकी वाइफ है, उसी को अपने हस्बैंड को उसको पूरी अटेंशन देनी चाहिए। ग्रीडीनेस दिखाई देती है, वो सिर्फ जो ड्यूक है सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो डचेस के बारे में नहीं सोचता कि उसे क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता। अब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। जिस टाइम रॉबर्ट ब्राउनिंग ने पोइम लिखी थी ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का टाइम था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले जो हस्बैंड होते थे वो अपनी वाइफ को पूरा कंट्रोल करके रखते थे। वो जो बोलते थे वो चाहते थे कि उनकी वाइफ वो ही करे, वो कुछ अलग ना करे, वो सिर्फ उन्हीं को पसंद करे, उन्हीं के बारे में बात करे, किसी और के बारे में बात नहीं करे। उस टाइम जो वीमेंस थे उनको बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं थी। इसी बारे में इस पोइम में बताया गया है। इस पोइम में पोइट ने लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया है, एसोनेंस, सिम्बोलिज्म, कॉन्सोनेंस, आयरनी, सिमिली, हाइपरबोल, एलिट्रेशन। अब हम पोइम के कंक्लूजन की बात करेंगे। इसके अंदर बताया गया है कि जो मेन होता है वो सबको कंट्रोल करके रखना चाहता है, दूसरों को कंट्रोल करके रखना चाहता है, और वो चाहता है कि सब कुछ उनके अकॉर्डिंग ही हो। अब सोचने वाली बात यह है कि ड्यूक विलन था या मिसअंडरस्टूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।